Today we are going to discuss about IIT JEE and advanced, how to prepare from early stages, tips and guides. Okay. IIT JEE. IIT means Indian Institute of Technology. JEE stands for Joint entrance examinations. Joint Entrance Examination. तो when this examination happens, कब होता है ये examination? JEE mains happens around नहीं first. कब मतलब कौन सा क्लास के बाद? Oh, At what time? after 12 you can give, like between 12 board exams, and like there is first phase before board exams and second JEE mains that takes place after board exams. अच्छा, क्या मुंबई में IIT का कॉलेज है? Yes. Yes. मुंबई में IIT का कॉलेज है. सो विल सी कि अभी सब बच्चे जो है ना बोलते हैं कि हमको IIT JEE में जाना है. सब जिसको भी देखो पेरेंट्स भी वही सोचते हैं कि बच्चे को IIT JEE में लेके जाना है ना. और इसको क्या बोलते हैं, क्रैक करेगा, है ना. ये कोई अंडा है कि फोड़ देगा? नहीं. तो फिर एग्जाम क्रैक कैसे होता है भाई? एग्जाम क्रैक तो वो चीज़ होता है जो पत्थर है क्रैक हो गया, एग्जाम कैसे क्रैक होगा? ओके. सो अभी ये सब न्यू जनरेशन टर्म्स जो आया है कि मेरा बच्चा जेई क्रैक करेगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बोलो बाकी सब भी वो क्रैकर टेक्नोलॉजी समझता है, समझाते हैं, बराबर. तो सबसे पहले क्या है कि तुमको समझना चाहिए कि जेई में कितने टफ इतना क्यों लगता है, बच्चे लोगों को जेई का एग्जाम इतना टफ क्यों लगता है, वाई. जेई का एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी कंपटीशन होता है, ठीक है. और जेई में ही क्यों जाना चाहता है, मतलब आईआईटी में ही क्यों बच्चे लोग जाना चाहते हैं, बाकी तो इतना इतना हज़ार हज़ार कॉलेज है, सब लोगों आईआईटी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, वो भी पर्टिकुलरली आईआईटी मुंबई के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? व्हाट इज द रीज़न? कैंपस सिलेक्शन. यस, लाइफ सेटल हो जाएगा. तो अगर तुम्हारा आईआईटी में निकल गया, क्या बोलते हैं, आईआईटी निकल दिया मैंने, अभी का क्या टर्म है, आईआईटी निकल दिया, ये क्या कौन सा टर्म है भाई, कौन सा लैंग्वेज है, आईआईटी निकल लिया, तो बोलते हैं कि लाइफ सेटल हो जाता है. ओके. तो इसमें क्या है, 3, 3.5, 4 साल का अगर तुमने कोर्स कर लिया 12 के बाद, तो बहुत सारे अच्छे अच्छे कंपनीज आता है, वो कंपनीज तुमको कैंपस सिलेक्शन होगा और तुम पास आउट होने के पहले ही तुम्हारा जॉब नौकरी लग जाएगा, मतलब यू विल गेट ए सर्विस, ठीक है. तो सबका टेंडेंसी ये है कि मुझे जो अच्छा आईआईटी में चांस मिले, लेकिन आईआईटी में अगर सब लोग, सब बच्चा अगर आईआईटी में पढ़ना चाहेगा तो फिर तो पॉसिबल नहीं है, इतना तो सीट्स नहीं है. तो वो क्या करते हैं कि जो बच्चा अच्छा किया है, करीब 2 लाख के करीब बच्चे को सिलेक्ट करते हैं, 12-14 लाख बच्चे एग्जाम्स में अपियर होते हैं, उसमें से 2 लाख के करीब बच्चे 11-12 जो पास आउट है या फिर जिस समय वो 12 दे रहा है, उसमें से 2 लाख का करीब बच्चे को लिया जाता है. 2 लाख में से भी 11-12 हज़ार 11,000 टू 12,000 बच्चे को आईआईटी जेई के लिए लिया जाता है, ठीक है. एंड बाकी 2 लाख बच्चा दे आर एलिजिबल टू गिव द जेई एडवांस, ठीक है. जिसको आईआईटी में जाना है उसको और एक एग्ज़ाम देने पड़ता है, ठीक है. उसको क्या बोलते हैं, जेई एडवांस, ठीक है. मतलब एक तो है जेई मेंस, जेई मेंस देने के बाद अगर तुम्हारा उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो तुमको क्या मिलेगा, तुम कहीं भी एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसमें तुमको चांस मिलेगा. इसके अलावा भी बहुत सारे और भी कॉलेज है ना, जैसे बिट्स पिलानी है, बीआईटी मिश्रा है, ये सब जगह पे भी तुम अलग से उसका एग्ज़ाम्स कंडक्ट होता है, अलग से फॉर्म फिलअप करने पड़ता है, ठीक है. वो फॉर्म फिलअप करके उधर भी अलग से एग्जामिनेशन दे सकते हो. अच्छा. तो जेई, आईआईटी जेई का क्रेज़ इतना ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें एक तो है कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एकदम टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब वहाँ पर लैब इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, सर्वर, या फिर तुम जो भी इंजीनियरिंग का ब्रांच में पढ़ना चाहते हो, उस ब्रांच के लिए टॉप मोस्ट प्रोफेसर है, टेक्नोलॉजी है,
उन लोगों का एलुमिनी है, एलुमिनी मतलब जो प्रीवियसली आईआईटी से पास आउट है, उन लोग आते हैं एक साथ, कॉन्वोकेशन होता है, सब एक साथ मिलते हैं, बराबर। और गवर्नमेंट भी बहुत पैसा देता है। तो एक बच्चे का, जैसे अभी 2019-20 में एक बच्चे से मैं मिला था, वो ऑल ओवर इंडिया में 43 रैंक किया। तो उसको कंप्यूटर साइंस मिला आईआईटी मुंबई में, रहता है खार घर में, ठीक है। और फ्राइडे फ्राइडे आ जाता है, और सैटरडे मम्मी पापा के साथ, संडे भी मम्मी पापा के साथ, सैटरडे शाम को आ जाता है, कभी कभी फ्राइडे भी आ जाता है अगर सैटरडे क्लास नहीं हुआ, और आराम से मंडे मॉर्निंग में चले जाता है और कॉलेज ज्वाइन कर लेता। मतलब घर में रहना का घर पे रहना भी हुआ और आईआईटी में पढ़ना भी हुआ, ठीक है। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं जब जमशेदपुर में पढ़ता था ना, तो हमको, जब मैं मास्टर ऑफ साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेशलाइजेशन कर रहा था, तो किसी ने बोला अरे तुमको तो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए था। मैं बोला मैं ये क्या कर रहा हूँ, प्रोफेशनली तो कर रहा हूँ। बोलता नहीं नहीं, वो टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। मैं बोला वो क्या होता है? बोलता कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए। तो मैं बोला अच्छा वो क्या होता है? तो उस समय कंप्यूटर धीरे धीरे सब आ रहा था, तो मैंने गया कॉर्नेल इंस्टीट्यूट में जाके बोला कि मुझे कंप्यूटर का कोर्स करना है, मुझे मास्टर बनना है कंप्यूटर में। तो वो लोग क्या बोला, नहीं नहीं, हम लोग आपको मास्टर डिग्री नहीं दे सकते, आपको मैं डिप्लोमा करा सकता हूँ। क्या डिप्लोमा? 1.5 साल में, उस समय का कुछ रेट था 23-24 हज़ार रुपया देना पड़ेगा आपको, और एसी में बैठ के आप कंप्यूटर सीख लोगे और आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो जाओगे। मैं बोला ये डिप्लोमा काहे का, मुझे तो मास्टर बनना है। तो बोलता मास्टर वही दे सकता है जो यूजीसी का रिकमेंडेड कॉलेजेस है, मतलब आरआईटी। उस समय एनआईटी का जो जमशेदपुर का ब्रांच है उसका नाम था आरआईटी, ठीक है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। हर एक स्टेट में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, ओके, जो कि गवर्नमेंट फंड करता है। प्रोफेसर का पेमेंट कौन देता है? गवर्नमेंट देता है, ठीक है। तो प्रोफेसर बेफिक्र होकर पढ़ाता है, स्टूडेंट से तो पैसा लेना नहीं है उसको, तो सैलरी का जो पैसा है गवर्नमेंट से आ रहा, तो अच्छा से पढ़ाते हैं। कॉलेज में भी सब फैसिलिटीज़ रहता है। तब मुझे पता चला अरे इधर तो एक अच्छा रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, तो उधर जाके मुझे पढ़ाई करना चाहिए। फिर मैं बीच में तुम्हारे साथ वो मैं शेयर करूँगा कि मैं किस तरह से प्रिपेयर किया था कि मुझे एनआईटी में चांस भी मिल गया। मैंने 3 साल का हॉस्टल में रह के, घर पे रह के वो मास्टर डिग्री भी किया, मेरा कैंपस में सिलेक्शन भी हो गया। और जब मेरा कोर्स चल ही रहा था, जब मैं एमसीए कर रहा था, पास आउट भी नहीं हुआ था, तभी मुझे कंपनी का ऑफर आ गया कि आओ मेरे कंपनी में आके ज्वाइन करो, ठीक है। तो कुछ कुछ लोग, बच्चे लोग क्या है, एप्लीकेशन भरते रहते हैं एलआईसी में, फिर कोई इसमें रेलवे में, कोई बैंक प्रोविजनरी ऑफिसर बनना चाहता है, ओके। सब जगह पे बहुत ज़्यादा रश है। कॉमर्स एंड आर्ट्स का जो स्ट्रीम है ना, उसके बच्चे का काफ़ी ज़्यादा, नौकरी कम है और स्टूडेंट्स कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और जैसे तुम ये सब जगह पे साइंस में आ जाओगे, तुम दुनिया के लिए कुछ कर सकते हो, ठीक है। अभी तुम क्या है, तुमको जैसे ही तुम आया, तुम देखा अरे बड़ा टीवी है, ब्रिज अच्छा है, एसी है, कार अच्छा है, ठीक है, तुमको सब कुछ मिल रहा है देखने को, लेकिन कोई तो बना रहा है ना। दोज आर कॉल्ड टेक्नोक्रेट्स। जो इंजीनियर्स ये सब सोचते हैं, बनाते हैं, उसको टेक्नोक्रेट्स बनना है। तो अगर तुमको टेक्नोक्रेट बनना है तो तुमको किधर जाना है? इंजीनियरिंग कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो 11 to 12 के बाद कुछ लोग डॉक्टरी लाइन में चले जाते हैं, नीट का एग्ज़ाम देते हैं, NEET, ठीक है। या कुछ बच्चे लोग चले जाते हैं कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो जो नीट में जाते हैं उसको क्या रहता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, 11-12 का जो सिलेबस है वो रहता है। और जो साइंस में जाते हैं, जो इंजीनियरिंग में जाते हैं, उसका क्या क्या टॉपिक रहता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स, ठीक है। तो 30-30-30 क्वेश्चंस रहेंगे, और तुमको बहुत 2-2 मिनट के इंटरवल में वो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम अभी डिस्कस करते हैं कि चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस ये है कि जो 11-12 का जो सिलेबस है, एक तो तुम्हारा, जैसे अभी देखो कार्टून में क्या दिखा रहा है इसमें, कि ये बच्चा जो है ना एक रस्सी के तो पर जा रहा है, एक तरफ इसका बोर्ड का एग्जामिनेशन का इतना लोड है, और दूसरे तरफ उसको
एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी करना है, तो दोनों बिल्कुल अलग है। बोर्ड का एग्जामिनेशन में क्या है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऑब्जेक्टिव टाइप है, ठीक है, अलग टाइप का। और जेई एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्या है, वो ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, ठीक है। तो और दोनों का पढ़ाई भी अलग है ना, जिस तरह से दोनों स्टडी करनी पड़ता है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, वो तो मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस रहेगा। अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब ये भी आंसर राइट है, ये भी आंसर राइट है, चार में से तो तुमको दो देना पड़ेगा आंसर। तो इसके लिए क्या है, दोनों का जो प्रिपरेशन का अंदाज है ना, वो डिफरेंट है। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस। देखो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुंबई का ये जगह है। मैं एक बार इस कॉलेज में गया था, ये पवाई में है, ठीक है। बहुत अच्छा है, तुम जैसे ही एंटर करोगे ना तुमको लगेगा अरे कहाँ आ गया, एकदम नेचुरल है। देयर आर बर्ड सिंगिंग, हाँ तुमको एकदम लगेगा कि इतना ग्रीनरी, इतना ग्रीनरी, और बहुत जंगल जैसा है, मतलब तुम हरियाली ही हरियाली है। बहुत दूर के जाने के बाद एक बिल्डिंग नज़र आएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, फिर पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा है, चारों ओर लेक है, पवाई का लेक है, बहुत ही अच्छा उसका लोकेशन है, ठीक है। सो लेट अस सी व्हेयर इट इज़ इन मुंबई। अच्छा ये देखो उसका पढ़ाई जहाँ पर होता है ना, एक बोर्ड रहता है, बच्चे लोग इधर सब जो भी स्टूडेंट्स हैं सब इधर बैठते हैं, ठीक है, ये सब सिर्फ यहाँ पर। और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर जो है, इंस्ट्रक्टर यहाँ पढ़ाते हैं। तो कितना अच्छा, लाइट भी कितना अच्छा है, देखो ऑडिटोरियम जैसे लगता है ना। तो हम लोग भी जब कॉलेज करते थे, हम लोग का थिएटर होता था, मतलब जब हम लोग ने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उस समय, तो एक एक सेक्शन में 133 करके स्टूडेंट्स हुआ करता था, एक एक सेक्शन में, ठीक है। तो कभी कभी तो दो सेक्शन कंबाइन भी हो जाता था, मतलब इतना एकोमोडेशन रहता था उस सब कॉलेज में कि एक साथ 200 बच्चे भी बैठ सकता है। तो इस तरह का, तुमने 3 इडियट देखा था ना, उसमें कैसा था, ऐसे ऐसे करके था ना। तो 3 इडियट में कैसे सो गया था, वो देखा। तो वैसा थिएटर जैसा स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो इधर फैसिलिटी देखो कितना आराम से, स्पेशियस जगह है और आराम से बैठ सकते हो। लाइटनिंग भी बहुत अच्छा है, प्रोफेसर पढ़ाएंगे, कूलली तुमको पढ़ना है तो मज़ा आएगा ना ऐसा जगह पे पढ़ने के लिए। इसी के लिए बच्चे लोग जो है ना, ये आईआईटी की तरफ ज़्यादा झुकाव महसूस करते हैं। ये देखो, तुमको तो आजकल ये सोशल साइट्स बहुत प्यारा लगता है, तो इसका एक फेसबुक का एक ग्रुप भी है। हुँ? तो उसमें ज्वाइन कर सकते हो, तो तुमको पता चलेगा कौन सा सेमिनार हो रहा है, कौन सा एग्जीबिशन हो रहा है। आईआईटी वाले क्या करते हैं ना, बीच बीच में रोबोटिक्स का या फिर ड्रोन का, हाँ रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस का बहुत सारे एग्जीबिशन देते हैं मुंबई में डिफरेंट जगह पे। अभी लास्ट टाइम आईआईटी कैंपस में ही 3 दिन के लिए ओपन करके रखे थे कि दे हैड डेवलप्ड मेनी सच रोबोट्स, ठीक है। आईआईटी के जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं ना रोबोटिक्स में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, वो लोग खुद रोबोट डेवलप किया। और सिविलियंस के लिए बाहर में जो रहते हैं जिसको इंटरेस्ट है रोबोटिक्स का, उसके लिए खोल के रखा था कि आओ देखो, क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन है पूछो, हम लोग आंसर बताएंगे, हाँ कैसे करके हम लोग ने मॉडल बनाया। तो डिफरेंट टाइप ऑफ, वो लोग जो है ना न्यू न्यू थिंग्स बनाते रहते हैं, ठीक है, ये बच्चे लोग। तो इसलिए, और इन लोगों का माइंड थोड़ा अलग टाइप का रहता है, कैसे इनोवेटिव माइंड रहता है, कुछ नया करने का, है ना, ठीक है। और वहाँ का एटमॉस्फेयर ही इतना अच्छा है, लाइब्रेरी में तुम जितना देर तक चाहो पढ़ो, रात को 3 बजे भी खुला हुआ है, 4 बजे भी खुला हुआ है, 24/7 लाइब्रेरी खुला हुआ है, लाइट जल रहा, अटेंडेंट है, लाइब्रेरियन है। तुम जाके, इतने कलेक्शन ऑफ बुक्स है कि कोई भी तुम बुक लिया, फॉरेन ऑथर्स का बुक्स है, अच्छा प्रिंटेड बुक्स है, तुम पढ़ के नोट्स बना सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर से जाके बात करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ये है इसका एटमॉस्फेयर। ये अगर जगह तुम देखो, ये आईआईटी मुंबई किस जगह पे लोकेटेड है, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। काफ़ी बड़े हैं, इधर हॉस्टल्स भी है, ठीक है। डिफरेंट R&D, खाली इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मतलब 4 साल का कोर्स है, ठीक है, जो 12 के बाद जो एग्जामिनेशन में ज्वाइन होते हैं। इसके अलावा भी है इधर
एमटेक भी होते हैं, बीटेक एमटेक, ठीक है। तो एमटेक भी होते हैं और भी बहुत सारे पढ़ाई इधर होता है आईआईटी मुंबई में। तो वी आर नाउ फोकसिंग कि इस कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलेगा, ठीक है। आईआईटी मुंबई में या आईआईटी कानपुर में, आईआईटी खड़गपुर में बहुत सारे आईआईटी है, 16-17 आईआईटीज है, ठीक है। तो ये सब कॉलेजेस में, उसमें से अभी वर्ल्ड में 116th रैंक में है आईआईटी मुंबई। इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से टॉप रैंकिंग में आईआईटी मुंबई। और तुम क्या है, मुंबई में रहने वाले हो, बराबर। तो तुमको बाहर मतलब घर पे रह के आईआईटी मुंबई में अगर तुमको मिल गया तो एकदम कमाल हो जाएगा ना। तो देखो तुम्हारा घर से कितना डिस्टेंस है, यहाँ पर हम लोग रहते हैं कलम्बली, ठीक है, और यहाँ है पवाई, ठीक है। तो अगर तुमने ओला कैब करके या मेरू कैब करके गया तो कितना मिनट में पहुंचोगे बोलो? 55 मिनट्स, मतलब 1 घंटे में पहुंच गया। 10 बजे क्लास है तो 9 बजे यहाँ से, 9 बजे नहीं, चलो 8:30 बजे नाश्ता वास्ता करके घर से निकला, 9:30 बजे, 8:30 बजे निकला, 9:30 बजे पहुँच गया, रूम में गया, फ्रेश हुआ, कॉलेज अटेंड किया। हो सकता ना घर पे रह के। सो दिस इज द, यहाँ पर है आईआईटी मुंबई, ठीक है। तो एकदम घर के नज़दीक 1 घंटे के डिस्टेंस में है। यहाँ से सीएसटी जाने में भी 1 घंटा 15 मिनट लगता है, तो उससे नज़दीक ही है ना आईआईटी पवाई, ठीक है। समझ में आया? और इसके चारों ओर लेक भी है, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये लेक है, इसमें पानी है, ठीक है, पवाई का लेक बोलते हैं। अभी आता है कि आईआईटी मुंबई में कितने कंपनी आता है कैंपस सिलेक्शन के लिए। ये सब जो प्रोफेशनल कोर्सेज रहते हैं ना, जहाँ पर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है, वहाँ पर एक प्लेसमेंट बॉडी रहता है। प्लेसमेंट मतलब जहाँ पर कंपनीज को इनवाइट किया जाता है, कौन कौन सा डिसिप्लिन पढ़ाया गया, कैसे बच्चे हैं, कॉलेज का क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आईआईटी इतना फेमस है ना, कंपनी को बुलाने के लिए तुमको हर एक कंपनी में जाके आपका जो ब्रोशर्स बनते हैं ना, वो सब देने का ज़रूरत नहीं है। कंपनी को पता है कि यहाँ का जो बच्चे लोग हैं ये ऑल इंडिया में कंपटीशन एग्जामिनेशन फेस करके सिलेक्शन होके आया है, डोनेशन देके कोई नहीं आया बाबा इधर, समझ गया ना। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस भी है, 6 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 30 लाख रुपया डोनेशन दे दो, उस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये सब कंपनीज नहीं जाते, ठीक है। तो कंपनीज कौन सा कॉलेज में जाते हैं? जिस कंपनी में लड़का जेन्युइनली पढ़ के अपने बलबूते पे उस एंट्रेंस एग्जामिनेशन फेस करके आया है वहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, ये 2019 का मैं कैंपस सिलेक्शन दिखा रहा हूँ। इसमें कितने कंपनीज आया था? 265 कंपनीज आया था। 1319 जॉब ऑफर आया था, मतलब आओ, कितने बच्चे को बोला था मेरे इधर ज्वाइन करो। हाईएस्ट पैकेज 62.28 लाख पर एनम, एक साल में 62.28 लैक्स। तो मान लो 60 लैक्स, तो पर मंथ कितना हो गया? 5 लैक्स, 5 लैक्स पर एनम, ठीक है। तो उसमें से चलो तुम्हारा टैक्स कटेगा, ये कटेगा, और फिर भी तुम्हारा काफ़ी अच्छा अमाउंट रहेगा ना। तो ये है मोटिवेशन। मोटिवेशन ये नहीं खाली तुमको दिखा देगा कि चलो ये दीवार को फांद दो, इस दीवार के ऊपर से जाओ, हाँ, और तुमको एक दीवार दिखा दिया तो तुमको क्या मोटिवेशन मिला? कुछ नहीं, खाली सामने एक दीवार को है उसको फांदना है, ऐसा नहीं। दीवार को फांदने के बाद तुमको मिलने वाला क्या है? ये मिलने वाला है पैसा। पैसा इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर लेटेस्ट जनरेशन किड्स जो है ना, उनको पैसा छोड़कर बाकी ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो एवरेज 20 लैक्स पर एनम जाता है। हाईएस्ट पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ने दिया था, ये 1.16 करोड़। अभी जो मैं बोल रहा था, जिस बच्चे से मेरा कांटेक्ट है, वो ऑल इंडिया रैंक में 43 रैंक किया था, उसको गूगल ने सिलेक्ट किया, ठीक है, गूगल में उसका सिलेक्शन हो गया, तो काफ़ी अच्छा पैकेज मिला उसको। अच्छा, और टॉप रिक्रूटमेंट जो हुआ है रिसर्च R&D बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अभी का जो ज़माना है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब के तरफ जा रहा है, ठीक है। सब जगह पे मशीन्स इज टेकिंग ड्राइविंग सीट, तो ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। एंड बहुत सारी चीज़ ऑटोमेटिक हो भी गया है, जैसे कार आया
छोड़ दिया, कार खुद पे खुद पार्क हो गया। तो उधर गया, गेट पे खड़ा हुआ, चलो कॉल किया, कार आ गया, ऑटोमेटिक तुम्हारे जगह पे आ गया। ठीक है, मतलब ड्राइवर लेस कार हो गया। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा? दिस आर पॉसिबल थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो ह्यूमन आई कर रहा था अभी तक, वो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्रामिंग के मदद से हम लोग कर रहे हैं। सो फिलहाल ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि 2018 में आईआईटी कैंपस में 265 डिफरेंट कंपनीज आया और बच्चे लोगों को सिलेक्ट करके जॉब देके गया। ठीक है, अभी देखो इसमें अगर देखा जाए, आईटी आईटी सॉफ्टवेयर में 91 बीटेक को जॉब, बीटेक स्टूडेंट्स को जॉब मिल गया। ठीक है, 91 स्टूडेंट्स। तो ये सब डिफरेंट डिसिप्लिन्स है जिसमें बच्चे लोगों को जॉब मिला। देखो एमटेक में 195, ये वाला एमटेक वाला है। बाकी ये जो कलर है ना 109, सॉफ्टवेयर में कितना मिला देखा, आईटी सॉफ्टवेयर में 91। ठीक है, तो ग्राफिकली जल्दी जल्दी समझ में आता है। इसका मतलब ये है कि एक बार अगर आईटी में मिल गया तो तुम्हारा जॉब तो पक्का हो गया, सोचो। ठीक है, अभी सैलरी लैक्स पर एनम देखो, 16 लैक्स पर एनम 57 कंपनीज ने ऑफर दिया था। 57 कंपनी ऐसे, टोटल कितना कंपनी आया बाबा? 343 कंपनीज, है ना। और इतना ऑफर दिया, उसमें से कम सैलरी वाला भी है, 4 से 5 लाख का। 5 ऐसे कंपनी है जिसने 8 जॉब दिया है। तो कौन लोग 4-5 लाख रुपए में जाएगा? जिसका फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, सेकेंड राउंड में नहीं। मैं भी जब पढ़ता था रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, तो वहाँ पर क्या होता था, पहले कंपनीज आया तो जिन लोगों का जो ज़्यादा पे करेगा उसमें सब ज्वाइन करेगा ना। कोई बोल सकता नहीं है मैं इसमें नहीं ज्वाइन करूँगा। ठीक है, तो हम लोग कॉलेज में कुछ रूल्स था कि अगर तुम्हारा अगर एक कंपनी में हो गया ना, तो दूसरे दूसरे कैंपस में तुम, दूसरे कंपनी के कैंपस में तुम नहीं बैठेगा। ठीक है, क्योंकि बाकी बच्चे लोगों को भी तो देना है ना। और कोई भी कंपनी आएगा, सबसे पहले कंपनी क्या बताएगा कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मेरा जॉब ऑफिस कैसा है। ठीक है, मैं क्या क्या बेनिफिट देता हूँ, जो लोग ज्वाइन करता है उन लोगों को कितना छुट्टी देता हूँ। ठीक है, क्या क्या अदर बेनिफिट्स देता हूँ, ये सब बताएगा। बताने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू लेगा, रिटन एग्जामिनेशन लेगा, ग्रुप डिस्कशन करवाएगा, फेस टू फेस इंटरव्यू होगा। ये सब करने के बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले तो जब भी अगर तुम्हारा, जैसे सपोज तुमको अच्छा जगह पे, अच्छा कॉलेज में तुमको मिल गया, तो मिलने के बाद चुपचाप नहीं रहने का, मिलने के बाद टॉप 10 में आने का कोशिश करने का कि हाँ टॉप 10 में आ जाओ तो नौकरी पक्का। ठीक है, तो देखो कुछ कुछ बच्चे को 4 से 5 लाख रुपये वाला जॉब मिला, किसी किसी को अबव 16 लैक्स का जॉब मिला। ठीक है, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि अबव 16 लैक्स का सैलरी मिला, तो 204 ऐसा बच्चे लोगों को मिला। 4-5 लाख वाला मिला, 8 बच्चे को ऐसा जॉब मिला। ठीक है, तो अलग अलग जिसका जैसा मेरिट है, जो जैसे पढ़ाई किया उसको वैसा टाइप का जॉब मिलता है। वहाँ भी कंपटीशन है। ठीक है, मतलब ज्वाइन करने के बाद भी। अभी हम देखते हैं कि आईआईटी मुंबई में क्या क्या पढ़ाया जाता है। जैसे तुमको बोलते हैं ना इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग में क्या इंजीनियरिंग, एक तो है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। देखा, इसके लिए कौन कौन सा कंपनी आया था, टॉप एकदम टॉप ब्रांड का कंपनीज का नाम दिया हुआ है। देखो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, आईबीएम, उबेर, रुब्रिक, ये सब जो है ना टॉप ब्रांड कंपनीज आया था। सिमिलरली केमिकल इंजीनियरिंग में यूनिलीवर आया था, पिरामल आया था, आईटीसी आया था, बराबर। ये सब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हनीवेल, ये बहुत ही अच्छा कंपनी है। ये सब डीसीएस जो है ना प्लांट ऑटोमेटिक चलता है, ये सब बनाता है हनीवेल। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर्स का काफ़ी क्रेज है हनीवेल में। ठीक है, बोइंग, गल्फ स्ट्रीम, इसरो, अच्छा इसरो तो अपना ही है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन एयरबस, देन हुंडई मोबिल्स, ये सब कंपनी आता है। तो जैसे डिसिप्लिन मेट्रोलॉजिकल साइंस इंजीनियरिंग में ये सब आया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है
जिसमें हमेशा एवरग्रीन ब्रांच है, जॉब तो मिलते ही रहता है उसमें, जहाँ जहाँ नया नया प्लांट बनता है मैकेनिकल इंजीनियर्स का यूज़ होता हुआ। टाटा स्टील आया था, एल और एल आया था, डाइकिन आया था, जैगुआर एंड बजाज आया था। तो कौन कौन सा कंपनी कौन कौन सा ब्रांच का बच्चे लोगों को चॉइस चूज करके लेके गया, उसका भी एक तुमको ये बताया, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि जेई एंट्रांस में मेंस और एडवांस, सपोज कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, ये है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। कैसे प्रिपरेशन, सब बच्चों को ऐसा जॉब चाहिए, सब बोलता है कि हमको तो 5 लाख रुपया पर मंथ का जॉब चाहिए। क्वेश्चन है कि इस जॉब को पाने के लिए तुमको क्या मशक्कत करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा बोलो। फुल फोकस रहना पड़ेगा, लाइक उसका डीमोटिवेट नहीं होना पड़ेगा, एंड एवरी डे एक क्वेश्चन पेपर तो सॉल्व करना ही चाहिए, सो दैट लाइक उसका माइंडसेट वैसा होना चाहिए। एंड जब भी वो कोई टॉपिक पढ़ रहा है तो पहले उस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस रिव्यू करने चाहिए, फिर वो टॉपिक पढ़ना चाहिए, तो लाइक उस पर ज़्यादा फोकस होता है। अच्छा, देखो दो तरह का लोग होते हैं जो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। एक तो है स्टूडेंट्स का पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स पूछते हैं कि मेरा बच्चे को कैसे आईआईटी में जॉब मिल जाएगा, कैसे आईआईटी में सिलेक्शन हो जाएगा। एक ये होता है स्टूडेंट का पेरेंट्स, और एक बच्चे खुद पूछते हैं कि मुझे कैसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों के लिए अलग अलग आंसर है। अगर पेरेंट्स पूछते हैं कि मुझे कैसे मिलेगा, तो पेरेंट्स को यही बोला जाता है कि बच्चे को अच्छा मतलब रटने के लिए मजबूर मत कीजिए, ठीक है। उसको अच्छा टीचर के कांटेक्ट में रखिए, ठीक है। जब वो 7, 8, 9, 10 पढ़ रहा उस समय उसका जो पढ़ाई के ऊपर जो अफेक्शन है, तो तुम कुछ ना तो इतने हंसते ना, तो उसका पढ़ाई के ऊपर जो अफेक्शन है वो बना हुआ रहना चाहिए, ठीक है। और बच्चे को सिंपल बनाइए, ये नहीं कि कॉम्प्लिकेटेड रट्टा मार के प्रेशराइज करके, ऐसा कुछ नहीं करना है, ठीक है। और इफ़ यू स्टार्ट अर्ली इट विल फिनिश अर्ली, है ना। तो देखो जो बच्चे लोग मोर देन 200 का मार्क्स का स्कोर करते हैं आईआईटी जेई में, उसको देखो लास्ट 3 साल का 4 साल का ट्रेनिंग देखो। किसी ने ये नहीं किया कि 11 में आके पढ़ाई चालू किया। सबने जो है ना या तो 8 से चालू किया या 9 से चालू किया, या मैक्सिमम बच्चे लोग 10 से चालू किया। क्योंकि 11-12 में आने के बाद जो बच्चे चालू किया ना, या फिर 11, कुछ कुछ बच्चे तो इतना तो होते हैं कि 11 ख़त्म हो गया फिर 12 में आके बोलते चलो मुझे एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं, ठीक है। पहले ही मतलब जितना अर्लियर होगा उतना अर्लियर ही तुमको चालू करना है प्रिपरेशन, ठीक है। व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि बच्चे को ऐसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए कि वो अपना लगन से पढ़ाई के ऊपर उसका एक अफेक्शन है रहे, एक लाभ रहे, है ना। उसको अच्छा लगना चाहिए सब्जेक्ट। ये नहीं कि ठोक पीट के तुम पढ़ो, बस रटो, ये मैथ्स करो, क्यों नहीं हो रहा, करना ही पड़ेगा तुमको। ऐसा करने से बच्चे अच्छा बनेगा। अच्छा, तुमको बोलो अगर मैथ्स हो जाने से या समझ में आने से तुमको मन में खुशी होता है या नहीं होता है। तो जिस बच्चे को अंदर से खुशी मिलता है ना कुछ सॉल्व होने से, जैसे मैथ्स तुमने कर दिया, खुशी मिला, वैसा अगर होगा देन तुम सही ट्रैक में हो। और अगर तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती करने पड़ रहा है, या तुम्हारा मैथ्स का टीचर ही गलत है, खुद को नहीं आता है, तुमको पढ़ाने चले आया, ठीक है, तब तो फिर तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा, ठीक है। कितना भी कर लो, कितना भी कॉस्टली बुक पढ़ लो, कितना भी टाइम वेस्ट कर लो, लेकिन होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि बच्चे को इंटरेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर लगना चाहिए।
जिस सब्जेक्ट को तुम पढ़ रहे हो वो सब्जेक्ट का इंटरेस्टिंग होना चाहिए बच्चे को। बोल मतलब अगर तुमको बार बार बच्चे को बोलने पड़ा जा अभी पढ़ने के लिए बैठ, अभी क्यों नहीं पढ़ा, कल 2 घंटा पढ़ा, आज आज कम से कम 4 घंटा पढ़ना पड़ेगा, ये सब अगर बोलने पड़ रहा है, सोच लो उस बच्चे को आईआईटी में तो नहीं मिलने वाला है, चाहे कितना भी कर लो। दूसरा छोटा मोटा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में मिल जाएगा, एनआईटी में भी मिल जाएगा। आईआईटी वाला बच्चे के लिए चिंगारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जोश होना चाहिए अंदर में, हमको कुछ करना है, लगन होना चाहिए उसको। क्योंकि उसका क्या है, उसका झुकाव जो रहता है ना, उसको खुशी खुद मिलता है। उस सब्जेक्ट को जब स्टडी करता है ना, उसको खुद खुशी मिलता है। वो क्या करता है, जब पढ़ता है ना, उसका फोकस एकदम रेजर फोकस रहता है। मतलब जिस सब्जेक्ट को वो पढ़ रहा है उस सब्जेक्ट में तन मन धन एकदम एक साथ हो जाता है, और उसका माइंड इतना इतना कॉन्सेंट्रेटेड रहता है कि भले ही वो आधा घंटा क्यों ना पढ़े, ठीक है, भले ही उसको पढ़ते समय समझ में नहीं आया, लेकिन 24 आवर्स उसका जो है ना, उसका ब्रेन में घूमते रहता है कि ये भाई ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ, ये हमसे सॉल्व नहीं हुआ। अभी इस टाइप का जो जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है ना, इसमें ज़रूरी नहीं है कि तुमको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आएगा ना, तो भी अगर तुम्हारा मन में एक पेन होगा ना कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम चैन से नहीं सो सकते हो, ठीक है। ऑल द टाइम तुम्हारे अंदर में एक गिल्टी फीलिंग होगा, क्यों नहीं समझ में आ रहा, मुझे किससे पूछना है कि मुझे समझ में आ जाएगा। ऐसा वाला अगर फीलिंग है, ऐसा वाला अगर तुम्हारा माइंड है, तो सोचो यू आर द कैंडिडेट फॉर दिस आईआईटी जेई एडवांस, ठीक है। और आजकल इतना यूट्यूब मिल गया, अभी तुम टाइप करो कोई भी टॉपिक टाइप करो, हजारों तुमको वीडियोस मिल जाएगा, अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स का वीडियो मिल जाएगा, करेक्ट। तो इसके लिए तुमको अगर सचमुच कोई चीज़ सीखना है, ठीक है, तो तुमको कोई रोक नहीं सकता है। मतलब पहले का जैसा नहीं है कि किससे पढ़ो, किसके पास जाके पूछो, बुक में से पढ़ के समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। अभी तो ऐसा एनिमेशन आ गया है, इतने सारे वीडियोस आ गया है, फॉरेन का वीडियोस आ गया है, बहुत सारे सिमुलेशन करके दिखाते हैं जो हम लोग, क्योंकि आईआईटी 11-12 में कुछ दो चार सब्जेक्ट, दो चार टॉपिक ऐसा है जो कि इमेजिनेशन बेस्ड है। मतलब तुमको ऐसे थियोरेटिकली तुम कभी देखे ही नहीं हो वो सब चीज़, लेकिन उसको इमेजिन करने पड़ता है, और वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अभी वो जो इमेजिनेशन करने से लोगों को जो समझा नहीं पाते थे टीचर्स, अभी वो सब भी इतना अच्छा ऑडियो विजुअल टेक्निक आ गया है जिसमें बच्चा को मॉडल बना के उसको सिखाया जाता है, ठीक है। तो अभी ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुमको समझने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, यूट्यूब में टाइप करो, देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ में आया? हाँ। तो ये हो गया। पेरेंट्स के लिए ये कहना है कि अगर पेरेंट्स चाहता है कि उसका बच्चे आईआईटी के लिए तैयार रहे, तो पेरेंट्स को थोड़ा उसको आज़ादी देना पड़ेगा, अच्छा टीचर के संगति में रखना पड़ेगा बच्चे को, ठीक है। और ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चे सचमुच खुशी मिले बच्चे को, ठीक है। और सिंपल सिंपल किताब देने का है। कौन सा किताब देने का है? एनसीईआरटी का किताब देना है, ठीक है। ये सब किताब 40, 50, 80 रुपये का किताब है, ठीक है। ncert.nic.in में उसका पीडीएफ डाउनलोड भी गवर्नमेंट ने आजकल फ्री कर दिया, तो एक बार डाउनलोड करके दे दीजिए, तो वो सब पढ़ते रहेगा। और वो सब किताब इसलिए इम्पोर्टेंट है, इवन आईआईटी के लिए भी बेसिक किताब क्या है? एनसीईआरटी का किताब। क्यों? बिकॉज वो एक एक किताब लिखने में कम से कम 10 से 20 डॉक्टरेट वाला ब्रेन उसमें लगा है। उसमें हर एक किताब को देखो, पलट के देखो कितना डॉक्टरेट पर्सन एक साथ इकट्ठा होकर उस किताब को लिखा है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बट दैट इज़ नॉट एनफ, ठीक है। बट टू स्टार्ट विथ यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी, ठीक है। अभी अगर बच्चे सपोज 7 में है, 8 में है, 9 में है, 10 में है, तो एनसीईआरटी का कोई भी किताब 7 का पढ़ो, पढ़ने के बाद देखो 8 में क्या है उसको पढ़ने के लिए दो, अगर वो भी कर लेता है तो 9 का किताब दे दो। कम से कम
फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स रिलेटेड जो किताब है वो तो पढ़ ही सकता है ना, बाकी सबको छोड़ देते हैं। अगर तुम्हारा बच्चा अगर इसमें जाना चाहता है, सपोज ओलंपियाड देना चाहता है, या फिर एक नेशनल टैलेंट एनटीएससी देना चाहता है, तो ठीक है, तो बाकी सब सब्जेक्ट भी पढ़ाओ। ये ज़रूरी नहीं है कि केवल आईआईटी रिलेटेड ही पढ़ाई पढ़ाओ, उससे बच्चा क्या होगा और चौकन्ना हो जाएगा। अभी मैं जिस बच्चे का नाम कर रहा हूँ जो ऑल इंडिया में 43 रैंक हुआ गूगल में इस साल 2019 में, जिसका सिलेक्शन हुआ दिसंबर 2 को, लास्ट ईयर 2019 में सिलेक्शन हुआ, वो बच्चा मैथ्स ओलंपियाड था, चेस में एक्सपर्ट था, ऑल इंडिया में चेस खेलने जाता था, है ना, तो एकदम चौकस लड़का था। उसने पेरिस में जाके अपना प्रोजेक्ट करके आया, 1.5-2 महीना का मैथमेटिक्स में इतना अफेक्शन था कि एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट आईआईटी में पढ़ते पढ़ते मैथमेटिक्स को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर बच्चे में इंटरेस्ट रहेगा ना, तो बच्चा बहुत आगे जाके काफ़ी डेवलप करेगा। ठीक है, लेट अस सी अबाउट द सिलेबस। सबसे पहला क्या है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन करने के लिए तुमको क्या पता होना चाहिए, स्कोप क्या है, किसके आधार पर एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सिलेबस। रट लो सिलेबस को, पूरा टॉपिक जितना भी फिजिक्स में, ये तो हम हेडिंग बताया खाली। ठीक है, इसका हर एक टॉपिक का सब टॉपिक्स है, रटो कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। ठीक है, और पहले सिलेबस का हर एक टॉपिक को देखो सिलेबस से। फिर वो टॉपिक तुमको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर तुम सपोज 11 में नहीं आए हो, किसी ने तुमको नहीं बताया, बट अभी है ना, सोशल मीडिया है, बहुत सारे ट्रेनिंग वीडियोस है, उसको टाइप करके देखो, उसके अंदर क्या बोल रहा है, उस टॉपिक के अंदर है क्या। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ टॉपिक समझ में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, जो समझ में नहीं आएगा, एक बार 2 बार 3 बार अलग अलग वीडियो देखते देखते कुछ कुछ समझ में आने लगेगा। अगर ये तुमने पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा देख लिया कि 11-12 का क्या सिलेबस है, सब समझ लिया, ठीक है, तो नेक्स्ट क्या करना है, सिलेबस अगर तुमने कर लिया तो उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट तो सिलेबस देखना है, फिर क्या करना है, एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आंसर है वो सब करना है। ठीक है, उसका एग्जाम्पलर्स जितना है वो सॉल्व करना है। फिर क्या करना है, पिछले 30-40 साल में जो आईआईटी जेई में एक क्वेश्चन आया हुआ है, उसका काफ़ी सारे बुक्स मिलता है, क्वेश्चन बैंक मिलता है, क्वेश्चन आंसर मिलता है। ठीक है, वो सब क्वेश्चंस देखो, अच्छा ये टॉपिक है, इस टॉपिक में से ये क्वेश्चंस आया है। ठीक है, अब एक ये जो आईआईटी का जो क्वेश्चंस बनाने वाले बोर्ड है ना, ये लोग अलग अलग सेट बनाते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी। ठीक है, हर एक साल एक ही एग्जाम 3 बार हो रहा। ठीक है, I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. Alexa stop. Alexa बंद करो। I'm having trouble connecting to the internet. Take a look at the help section in your Alexa app. तो ये मैं क्या बोल रहा था कि जो भी तुम सिलेबस को रट रहे हो, सिलेबस का बाद स्कोप अगर तुमको पहले से पता है कि ये यही एग्जामिनेशन में आने वाला है, क्वेश्चन बैंक भी तुमने स्टडी कर लिया, तो तुम समझो बाकी सब जो बच्चे, जो 14 लाख बच्चा, 12 से 14 लाख बच्चा एग्जामिनेशन देते हैं ना, उसमें से कोई स्टेप आगे निकल गया, सबसे पहले निकल गया। क्यों? क्योंकि तुमको सिलेबस पता है, टॉपिक पता है, सब टॉपिक पता है, तुमको पता है कि तुमको क्या नहीं पता है। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है, देखो जब तुमको ये पता है ना कि क्या क्या चीज़ तुमको नहीं पता है, तो दैट इज़ योर स्ट्रेंथ। और बच्चे लोग क्या है, 11 तक
कुछ घूमते रहते हैं, चिल मारते हैं। क्या मारते हैं? चिल मारते हैं ना। चिल मारने के बाद 12 में जब एकदम बोर्ड एग्जामिनेशन आता है, चलो अभी हम प्रिपरेशन करते हैं इसका जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, तब उसका जो है ना आँख खुलता है। फिर वो बेचारा बोर्ड का एग्जामिनेशन करेगा सोसाइटी में दिखाने के लिए, हाँ ठीक है भाई चलो मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में तैयारी कर रहा हूँ, बगल वाला बच्चा भी दे रहा तो मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी देता हूँ। फिर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में सफ़र करता है क्योंकि उसको होने वाला तो नहीं है। इस टाइप के एग्जामिनेशन में तो नहीं होने वाला भाई। आप पहले से सीरियस नहीं हो, पहले से स्टार्ट नहीं किया, कोई कॉन्शसनेस है ही नहीं, तो वो कैसे हो जाएगा? ये तो टॉस वाला गेम नहीं है कि हेड आउट टेल आउट हो गया, ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बच्चे लोगों को क्या करना पड़ेगा, प्रिपरेशन बहुत अर्ली स्टेज से चालू करना पड़ेगा। ठीक है, हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक सब टॉपिक को अच्छा से स्टडी करना पड़ेगा। और जितना हो सकता है, आजकल का इतना फ्री एजुकेशन का ज़माना है, सब वीडियोस में मिलता है, उसको खुद टाइप करके करना पड़ेगा। अगर ये कराने के लिए गार्जियन को तुमको बार बार बोलने पड़ रहा है ना, सोचो तुम्हारा नहीं होने वाला है। एकदम 100% लिख के दे दो, क्योंकि चिंगर ही नहीं है, जिसका अंदर में वो फायर है ही नहीं, तो उसको कैसे होने वाला है? नहीं होने वाला है। और कोई बच्चा अगर ये समझता है ना कि मैं तो अभी छोड़ो, अभी तो मैं 11-12 में मेकअप कर लूँगा, 11-12 में बोर्ड का एग्जामिनेशन रहेगा, ठीक है, पीछे आएगा, वो डिसिप्लिन नहीं मिलेगा जो डिसिप्लिन में वो जाना चाहता है, या तो वो कॉलेज नहीं मिलेगा जिस कॉलेज में वो जाना चाहता है। अगर तुमको वही कॉलेज चाहिए, वही डिसिप्लिन चाहिए, तो मैं जो बोल रहा हूँ वो पहले से एकदम शुरू से करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सिलेबस फिजिक्स का। अभी इसमें ओलिविया, तुम अभी 5 में हो, इसमें से कोई भी एक टॉपिक बोलो, इसमें जिस टॉपिक को बारे में मैं थोड़ा बोलने का कोशिश करूँगा कि तुम 5 वाला स्टूडेंट को भी समझ में आएगा और तुमको भी समझ में आएगा। चलो कोई भी एक टॉपिक बोलो। बाप रे, थर्मोडायनेमिक्स लिया है। देखो, थर्मोडायनेमिक्स इस अभी ओलिविया को मैंने सिखा के तो नहीं रखा कि कौन सा टॉपिक बोलना है। अभी मेरा जो गुरुदेव थे, मेरे जो सास थे, वो क्या बोलते थे कि जिसको आता है ना, जिसको पढ़ाना आता है, जिसको सब्जेक्ट के बारे में कमांड है, वो बहुत सिंपल वे में सारी चीज़ बता देगा। ठीक है, सारी चीज़ बता देगा किसमें? सिंपल वे में। तो चाहे भले ही वो उसका लेवल कम हो नहीं हो, और समझ में भी आ जाएगा। और जिसको नहीं आता है वो क्या है, वो लेक्चर मारेगा, वो स्टेटमेंट, लॉज, हाइपोथेसिस, एजिक्शंस, कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा आड़ा टेढ़ा बोलते रहेगा कि ना तो वो खुद समझा है ना सामने वाले को समझा। तो अभी ओलिविया ने एक ऐसा टॉपिक लिया है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये हमको समझाना पड़ेगा ओलिविया को, ताकि ओलिविया को भी समझ में आया, तुमको भी समझ में आया। ठीक है, मतलब समझ में आया, मतलब टॉपिक क्या है बेसिकली। थर्मो मतलब क्या होता है? हीट, हीट का फ्लो, फ्लो ऑफ हीट। थर्मोडायनेमिक्स, फ्लो ऑफ हीट। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ लॉज है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद एक लॉ आया जिसका नाम है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अच्छा, तो हमने जब हम लोग ने चालू किया था, मैं सोचा कि जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, ऐसे कोई थर्मोडायनेमिक्स कोई साइंटिस्ट होता होगा। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the heat, which deals with the flow of heat, study of flow of heat, heat का flow के ऊपर। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स में क्या है, जब नॉर्मली हम लोग गैसुअस स्टेट का स्टडी करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का एक दो एप्लीकेशंस मैं तुमको बताता हूँ, जिससे तुमको पता चलेगा थोड़ा बहुत। जो जैसे हम लोग का रेलवे में स्टीम इंजन चलता है ना, स्टीम इंजन, तो उसके बाद डीजल इंजन। ठीक है, तो हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। तुम केटल, ये पानी जब गर्म होता है, ठीक है, ऊपर का ढक्कन कैसे करते रहता है ना, पानी का भाप से स्टीम इंजन वैसे ही डेवलप हुआ था ना।
तो इसका मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या स्टेट फंक्शन, मतलब क्या है कि एक जब कोई गैस रहता है, जैसे गैस सिलेंडर में गैस है, तुम कभी गैस सिलेंडर हिला के देखो, लिक्विड में लिक्विड रहता है, ठीक है, वो बहुत प्रेशर में रहता है। जैसे ही थोड़ा सा निकलते हो गैस उसमें से आता है, देखा, गैस में कन्वर्ट होता है। तो गैस जब रहता है तो गैस का क्या रहता है, जितने जिस जगह पे गैस को रखोगे उसका वॉल्यूम वो ले लेता है, बराबर। गैस का एक टेम्परेचर भी रहता है, ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फट जाएगा, बहुत जगह पे गर्म होने से फट जाता है, ठीक है। तो टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब एक ग्लास में रखोगे पानी को, कितना जिस जगह पे रखोगे उसका वॉल्यूम फिक्स रहता है, लेकिन गैस रखोगे ना तो पूरा इंटायर स्पेस में छा जाएगा गैस, ठीक है। तो गैस को स्टडी करने के लिए गैस में क्या रहता है, क्या क्या रहता है वो, उसका प्रेशर जो लगाता है पिस्टन में, ठीक है, वाल में। क्यों लगाता है प्रेशर, क्योंकि वो कॉलिशन करता है, वो जो गैस का मॉलिक्यूल है ना वो अंदर में कोलाइड करता है, दीवार से टकराता है, ठीक है। प्रेशर रहता है, उसके लिए प्रेशर होता है, उसका टेम्परेचर होता है। वो एक जगह पे, जिस जगह पे रखोगे पूरा जगह का ऑक्यूपाई कर लेता है, उसका वॉल्यूम रहता है। और उसका एक रेंडमनेस रहता है, वो एकदम इधर उधर घूमते रहता है, उसको बोलते हैं एंट्रोपी। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग ने क्या किया, हमने गैस का ये सब जो प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एंट्रोपी, इसको रेंडमनेस को क्या बोला जाता है, एंट्रोपी, ये सब का हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर एक कार्नो बोल के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या बोला कि हम आइडियल इंजन बनाएंगे, ऐसा इंजन बनाएंगे जो कि मोस्ट एफिशिएंट होगा, मतलब कम कम से कम फ्यूल यूज़ करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वो आउटपुट देगा, 100% एफिशिएंट इंजन, आइडियल इंजन। तो हम लोग उसके बाद फिर दो तरह का प्रोसेस देखे कि भाई ठीक है, एक को बोलते हैं टेम्परेचर जब सेम रहेगा और उसके बाद उसका प्रेशर और वॉल्यूम चेंज होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर में प्रेशर वॉल्यूम चेंज होगा, इसको क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस। और क्या रहता है कि हीट जो है, हीट समझते हो, हीट गर्म है ना, तो हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस है, तुमको समझ में आएगा धीरे धीरे। टेम्परेचर क्या है, जैसे तुम्हारा बुखार कितना हुआ तो तुमको क्या बोलेगा, तुम क्या बोलेगा, अच्छा अभी कोरोना का टाइम है तो 92, 93, 97 डिग्री ठीक है, लेकिन 99, 100 हो गया, वो जो अभी कान लेके टेस्ट कर रहा ना तो बोलेगा तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा है। तो ये 99 क्या है, 99 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सॉरी 99 फ़ारेनहाइट, है ना। और एक स्केल होता है टेम्परेचर का, उसको क्या बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस ना। 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉयल करते हैं, तो अगर बुखार हो जाएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसको क्या कहते हैं, टेम्परेचर। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ये सब किसका यूनिट है, किसका यूनिट है, ये सब टेम्परेचर का यूनिट है। और हीट क्या होता है, जैसे बोलते हैं एक में इतना कैलोरी रहता है ना, तो ये क्या है, हीट का यूनिट है, समझ गया। तो हीट एंड टेम्परेचर दोनों अलग अलग चीज़ है, ज़्यादा हीट रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, कम हीट होगा, जैसे ग्लूकोज डाल दो पानी में तो क्या ग्लास ठंडा हो जाता ना, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब होता है, इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। अच्छा, फिर चूना पत्थर डाल दो, देखो गर्म हो जाएगा पानी, तो उसको कहा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी तुम स्टैंडर्ड 5 में है, इसके लिए हमको क्या करना था कि थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि हमको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और फिजिक्स में भी पढ़ना है ये चैप्टर, ठीक है। फिजिक्स में भी केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स है, केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स है। इसमें काफ़ी सारे एक रिएक्शन होगा या नहीं होगा, है ना, उसको क्या बोलते हैं, गिब्स एनर्जी। तो ये स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन, कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। और फिजिक्स में हम वर्क, हीट और फिर इंटरनल एनर्जी का स्टडी करते हैं ना। इंटरनल एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी ऑफ ए
सिस्टम। अभी देखो इधर तुमको एक चीज़ बताता हूँ। तुमको अगर बोलेगा ओलिविया तुम कितना जानते हो, तुम क्या जानते हो बोलो, तुम बता सकते हो क्या तुम क्या जानते हो? तुम बोलोगा मैं म्यूजिक भी जानता हूँ, मैं तो कुछ गिटार भी सीखा हूँ, मैं थोड़ा हिस्ट्री जानता हूँ, सिविक्स जानता हूँ। क्या जानते हो तुम बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते हो। व्हाट यू नो यू कैन नॉट टेल। लेकिन अगर तुमको ये बोलेगा कि ओलिविया तुम क्लास 4 में थी लास्ट ईयर, अभी 5 में आए हो, तो तुम 4 में रहने के बाद 5 में आए, 5 में तुम क्या क्या एक्स्ट्रा सीखे हो, अब तुम बता सकते हो। तुमने एक साल में क्या सीखे हो एक्स्ट्रा। तुम बोलोगे मैं मैथ सीखा हूँ, है ना, जियोग्राफी में मैंने ये चैप्टर पढ़ा, ठीक है, कंप्यूटर में मैंने कौन सा वो एमएस लोगो किया, ये सब बता सकते हो ना। सिमिलरली इंटरनल एनर्जी एक ऐसा चीज़ है जिसका टोटल इंटरनल एनर्जी एक सिस्टम का नहीं बता सकते हो, ठीक है, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी तुम बता सकते हो। व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी? जैसे अभी तुमको क्या बताया, तुमने क्या एक्स्ट्रा सीखा वो तुम बता सकते हो, लेकिन तुम क्या जानते हो वो नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी के बारे में थर्मोडायनेमिक्स में हमको पढ़ाया जाता है, ठीक है। हीट देने से कितना वर्क डन होगा और इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा, ये सब चीज़ हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या, वो किसको कहा जाता है? द स्टडी ऑफ हीट व्हेन इट इज इन मोशन, ठीक है। चलो, तो अभी जैसे ये तुमने थर्मोडायनेमिक्स पूछा तो मैं तुमको अपना लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बताया, लेकिन इसमें तुम जैसे जैसे धीरे धीरे तुम जाओगे कि तुमको धीरे धीरे पता चलेगा कि लैटेंट हीट क्या होता है। जैसे आइस है, आइस को गर्म करो तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर को गर्म करो क्या हो जाएगा, स्टीम हो जाएगा। स्टीम हीट छोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। वाटर हीट छोड़ेगा तो आइस हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये सब इंटरनल एनर्जी था, जिसके अंदर इंटरनल एनर्जी के कारण ये होगा, स्टेट चेंज होता है, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, सेम टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर में जब स्टेट चेंज होता है, ठीक है, फेज चेंज होता है, ओके, उसको क्या कहा जाता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ये सब कहा जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में ये सारे चीज़ें फिजिक्स में भी पढ़ाया जाएगा। फिजिक्स में अलग टाइप का कुछ इक्वेशन है, ये सब तुमको निकालना पड़ेगा। केमिस्ट्री में रिएक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हमको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने पड़ता है, बट दिस इज ए चैप्टर विच इज़ थोड़ा बहुत अगर तुमको कॉन्शियस रहोगे तो इसमें से जरूर क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा। इस थर्मोडायनेमिक्स से काफ़ी सारे ग्राफ्स है, काफ़ी सारे सॉल्व करने पड़ता है उसके अंदर, ग्राफ बना बना के, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा फिजिक्स का सिलेबस। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट हैं, मतलब 3 ब्रांच है। एक फिजिकल केमिस्ट्री जिसमें सारे कैलकुलेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ सब कैलकुलेशन, फिजिक्स रिलेटेड, फिजिक्स जैसा ही है, सब कैलकुलेशंस टाइप का रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड्स भी है उसके अंदर, एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कभी जैसे टाइम मिलेगा ना तो वी कैन डिस्कस अबाउट दिस। ये देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन सा टॉपिक से कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया था उसका ये हिसाब किताब है। तो देखो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कुछ कुछ लोग इसको जीओसी बोलते हैं, 9 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इसके ऊपर, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शंस 6, और अल्कोहल फिनॉल ईथर, मतलब फंक्शनल ग्रुप जिसका OH है ना, वो अल्कोहल हो गया। फिनॉल क्या है, C6H5OH, ये है, देखने में लग रहा है कि अल्कोहल है, लेकिन है ये थोड़ा एसिडिक नेचर का। एंड ईथर, ईथर मतलब ओ ओ आर डैश, ओ आर डैश, दोनों तरफ एल्काइल रेडिकल रहेगा, फंक्शनल ग्रुप है वो। तो इसमें से 7 मार्क्स। तो इसमें से कोई भी टॉपिक तुम बोलो, उसके सब टॉपिक में जाके उसका डिटेल, ये तो टॉपिक का हेडिंग है, ठीक है, इसका डिटेल में जाना पड़ेगा, डिटेल में जाके
उसको तुमको इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, क्या क्वेश्चंस आया है, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, वो सब पढ़ना पड़ेगा। ये इनिशियल स्टेज में ये सब करोगे तो होगा। अच्छा, ये हो गया मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? सबसे अगर देखा जाए सबसे इजीली होने वाला सब्जेक्ट अगर देखोगे केमिस्ट्री है, मतलब जल्दी जल्दी हो जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ने से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस बार भी जो क्वेश्चंस आया था ज़्यादातर एनसीईआरटी बेस्ड आया था। एंड नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा मतलब सिंबॉलिक में जाना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स जो तुम बोर्ड में देते हो ना, वही ट्रेडिशनल 12 साल का क्वेश्चन रट लिया वही से आ गया, वैसा नहीं होता है यहाँ पर। यहाँ पर थोड़ा 2-3 चैप्टर के मिला के कुछ क्वेश्चंस रहता है। चलो मोनाली, एक टॉपिक बोलो मैथमेटिक्स का इसमें से, कोई भी एक टॉपिक बोलो। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी किधर है वो टॉपिक? इधर है? हाँ, हाँ, राइट। स्टैटिस्टिक्स एंड 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो स्टैटिस्टिक्स में क्या कहा जाता है, तुमने 11-12 में जो नॉर्मली जो 10 में भी पढ़े ना, मीन, मीडियन, मोड, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, वेरिएंस। प्रोबेबिलिटी में तुमको प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी, बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये सब तभी समझ में आएगा। अभी ये जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर है ना, ये देखो इधर डाला, ये प्रॉब्लम यही है कि ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर 2 मार्क्स का ऊपर लिखा हुआ ना, और नीचे में दिया हुआ है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो जब भी तुमको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर जो है, ये अगर तुम अच्छा से कर लिया है ना, तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या होता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सपोज तुमको 3 लेटर दे दिया गया है, और या फिर सपोज ओलिविया बोला गया, बोलता कि ओलिविया का जो लेटर है इसमें से कितने डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बन सकता है बताओ। तो तुम लिख लिख के करोगे तो बहुत डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है या नहीं? तो उसके लिए भी मैथमेटिक्स है। या फिर तुमको बोला गया चाहो तुम्हारा 4 तुम्हारे क्लास में 4 तुम्हारा गर्लफ्रेंड है और 3 बॉयज़ है। ठीक है, तुमको एक 5 मेंबर का एक कमेटी बनाना है, एक कमेटी बनाना है। तो तुम कितने तरीके से बना सकते हो? तो तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा 5 और 4 9 टोटल है, तो चारों के चारों बॉयज़, एक गर्ल लेके भी एक कमेटी बनता है, 5 गर्ल एक बॉय लेके भी बन सकता है, 3 + 2 बन के भी कर सकता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कमेटी बनेगा ना। तो इस टाइप का जो चीज़ है कॉम्बिनेशन, इसको क्या बोला जाता है बाबा? कॉम्बिनेशन। ठीक है, सो इफ़ यू वांट टू बिल्ड ए टीम, है ना, फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स, तो उसको तो तुम, उसका जो मैथमेटिक्स है इसको हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं। और तुमको अगर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ गया, उसके बाद अगर तुम प्रोबेबिलिटी में गया तो तुम इजीली प्रोबेबिलिटी कर दोगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी का थ्योरम है, वो सब वेरी इजी, प्रोबेबिलिटी इजी है, बट तुमको काफ़ी सारे प्रोबेबिलिटी समझने के लिए क्या जानना पड़ता है, पैक ऑफ कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स में क्या क्या टाइप का कार्ड रहता है, कितना कलर का कार्ड रहता है, ठीक है, ये सब थोड़ा जानने पड़ता है। हेड टेल, कॉइन का हेड टेल्स का रहता है, डाई का, है ना, तो ये सब स्टडी करना पड़ता है। तो बेस थ्योरम भी है, वो स्टडी करने पड़ता है। हमने जब एक्चुअली क्या है, ये जो स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी था ना, जब मैंने एनआईटी में एंट्रेंस टेस्ट देने गया था, तो वहाँ 200 मार्क्स का क्वेश्चन था, और उसमें प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स थ्रू आउट पढ़ाया जाता है, और एंट्रेंस टेस्ट में भी इसका था। तो अगर तुमको देखो, इसमें मैं बताता हूँ, ये जो आईआईटी में अगर तुमको चांस लेना है, तो आईआईटी से भी टफ कुछ ऐसा सोचो और उसके लिए तैयारी करो। ठीक है,
कुछ लोग बोलते हैं कि ये सब जो जैसे फिजिक्स में एक इरोडोव का किताब है, लोग बोलते हैं कि बाबा इतना टफ तो आईआईटी में भी नहीं आता है। तो अगर तुमको सचमुच आईआईटी में जाना है, मैथमेटिक्स, एमएल खन्ना का मैथमेटिक्स करना है, लोनी का मैथमेटिक्स करना है, मॉर्गन का मैथमेटिक्स करना है, तो तुम थोड़ा और टॉप लेवल पे जाओ कि आईआईटी भी तुमको लगे कि अरे ये क्या है, ये तो वेरी सिंपल है। और तुम करोगे बोर्ड लेवल का तैयारी, है ना, स्टेट लेवल का 11-12 का, और तुम आईआईटी फेस करने जाओगे तो टॉप लगने ही वाला है। और टॉप किसको बोलते हैं? जिसके बारे में हमको पता नहीं है, जिसका नॉलेज नहीं है, उसको टॉप बोलते हैं ना। अगर तुम्हारा फंडामेंटली क्लियर है क्या है, तो कोई भी चीज़ टफ नहीं है। ठीक है, तो देखो ये मैं एक दो तुम्हारे साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। ये देखो, मुझे मोटिवेशन क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में डिस्टिंक्शन मिला था कब? मैं जब 12 एग्जाम्स दिया था, वो मेरा मोटिवेशन था। क्यों? अचानक मैं देखा मेरा जो 11 12 9 10 में हिस्ट्री, इंग्लिश, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब भरमार सब सब्जेक्ट गायब। अभी सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एक इंग्लिश का कुछ टॉपिक था छोटा मोटा, एक मदर टंग का कुछ था, एक हिंदी का छोटा मोटा था, बराबर। मतलब वो क्या है, एग्जामिनेशन क्या है, जस्ट 15 दिन के पहले पढ़ो तो भी चलेगा। तो मैं जब देखा कि अरे मेरे तो बस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी है, तो हमने क्या किया, बहुत अच्छे से पढ़ाई किया। वो उस समय ये नहीं सोचा कि हमको क्या मिलने वाला है। क्या मिला? डिस्टिंक्शन तीनों सब्जेक्ट में। ठीक है, फिर फर्स्ट क्लास मिला, फिर नेक्स्ट में भी फर्स्ट क्लास मिला, फिर एमसीए में गया। फिर देखो एमसीए में क्या हुआ, अगर तुम देखोगे, ये है प्रोफेशनल कोर्स। अगर तुम देखो इसमें हर एक सेमिस्टर में किस तरह से मार्क्स बढ़ते गया। देखो पहले मैं जब एंटर किया, चलो हमको उतना ज़्यादा पता नहीं था, तो 7.43। फिर इधर से पीछे से आओ, है ना, फर्स्ट सेमिस्टर से आओ, 7.43 फर्स्ट सेमिस्टर, 6-6 महीने में एक एक सेमिस्टर होता है। सेकेंड में 8 मिला, थर्ड सेमिस्टर में 9.05, उसके बाद 9.33, उसके बाद थोड़ा सा कम हुआ 9.05, लेकिन जब निकलते निकलते मेरा ए ग्रेड आ गया, 10 में 10 आउट ऑफ 10। तो तुमको क्या करना है, एक तो है कि भाई मुझे एंट्रेंस चाहिए, सेकेंड है कि एक कॉलेज में जाने के बाद तुम्हारा जो होना चाहिए कि यस आई हैव टू कम अप, है ना, उसमें से भी मुझे तब जाके तुमको कैंपस में सिलेक्शन होगा जाने के बाद। लेकिन ये देखा जाता है कि इस टाइप का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है ना, एंट्रेंस एग्जामिनेशन ही टफ है, बाकी अंदर में जाने के बाद सब इजी। ठीक है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, चलो अभी तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो मैं अभी खत्म करता हूँ। अगर लाइक हम लोग सेवेंथ या लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 7th 8th से ही सोच लेते हैं कि हम लोग को यही देना है, सो उनके लिए क्या टिप्स होगा? उन लोग क्या 11th 12th का एनसीईआरटी बुक अप्रोच करें या अपना बेसिक्स क्लियर करें? बेसिक क्लियर करें या 11th 12th का बेसिक एनसीईआरटी बुक्स अप्रोच करें? नहीं, एनसीईआरटी बुक्स तो करना ही है। एनसीईआरटी बुक के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। एनसीईआरटी का बुक तुमको बेसिक पहले क्लियर करो, देन ओनली यू गो फॉर हायर थिंग, नहीं तो कुछ मज़ा नहीं आएगा। अभी मशीन जैसा सब स्टडी हो गया, बाकी सब जगह पे मैं देख रहा हूँ एकदम रट्टा मार के जो है ना, बस ये होता है डिडक्शन, फाइनल डिराइव फॉर्मूला ये, अरे कहाँ से आया, कैसे अप्लाई करना है, इस सब के बारे में कुछ है ही नहीं। एक्चुअली क्या है, तुम जब आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन उठा के देखो, तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तुमको लगेगा कि अरे ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, ये तो अप्लाइड साइंस है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, ये तो मुझे आना ही चाहिए। तुमको खुद फुलिशनेस लगेगा उस क्वेश्चन को, जो तुम ठंडे दिमाग में सोचोगे ना, तो अरे इतना सिंपल सा पूछा है। क्योंकि जो चीज़ पूछता है ना, एकदम बेसिक पूछता है, खाली ये देखता है वो कि तुमको वो लगाना आया क्या, तुमने क्या तोता पाखी जैसे वो जो है ना, पढ़ के फॉर्मूला रट के और बिना समझ के किया तो नहीं होगा। एक फॉर्मूला अप्लाई करके जो उसका आउटपुट निकलता है ना, उसको दूसरे फॉर्मूला में डालने का। ठीक है,
अगर तुमको एक, जैसे मैंने अभी, तुमने क्या पूछा स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी, तो मैंने क्या बोला भाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन पहले पढ़ो फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ो, तो तुमको प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल मज़ा भी आएगा, समझ में भी आएगा। अगर मैं तुमको बोल दिया कि ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत ही फालतू टॉपिक है, कितना भी कर लो कॉन्फिडेंस नहीं होने वाला है, तो तुमको पहले से मैंने क्या कर दिया, डिमोटिवेट कर दिया, और तुमको स्टैटिस्टिक प्रोबेबिलिटी की पढ़ने के लिए दे दिया। अभी ये दोनों इंटर रिलेटेड टॉपिक है, बिना उसके ये हो ही नहीं सकता है आगे का, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन उधर है, ये सब एप्लीकेशंस है। तो जब तुम एप्लीकेशंस नहीं जानोगे, हम लोग इधर क्या थ्योरी पढ़ के इधर जो पैसा कमाने का है ना, जिसको पैसा कमा रहा है भाई, वो उस साइंस को समझ के उसका यूटिलिटी बना के उसका अप्लाई करके इक्विपमेंट बेच रहा है हमको, ठीक है, उससे मशीनरीज बना के हमको बेच रहा है, और हम उधर ही फंसे हुए हैं। बुक में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एक लॉ लिखा हुआ है, एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, बस कैसे भी करके मुझे कहीं जॉब मिल जाए, सेटल हो जाऊँ, बस वहाँ तक मेरा लिमिट है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तुमको तब मज़ा आएगा जब उस चीज़ का तुम, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था उस दिन डिस्कशन में कि हाउ स्टाफ वर्क्स इज़ अ ब्यूटीफुल साइट। उधर जाओ, देखो साइंस का एप्लीकेशन कैसे होता है, कैसे काम करता है, क्या प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा पढ़ना चालू करो। ये साइंटिस्ट ज़िंदगी भर लगा दिया एक फॉर्मूला का डेरिवेशन में, एक चीज़ को निकालने में, उसका इनोवेशन में, है ना, पूरा ज़िंदगी उसने दाव पे लगा दिया। और तुम हज़ारों साइंटिस्ट का किया हुआ काम बोलते हो कि मैं 6 महीने में कर लूँगा। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। इसलिए अच्छा आदमी बनो, समझने का कोशिश करो चीज़ों को सरलता से, है ना, एकदम सिंपलेस्ट वे में समझने का कोशिश करो। और नहीं समझ में आएगा ना, सब कुछ कॉम्प्लेक्स लगेगा। अभी क्या बोलता, टफ, मॉडरेट, वेरी इजी। अरे कौन सा वेरी इजी, कौन सा टफ, कौन सा मॉडरेट? नहीं पढ़ा तो वेरी इजी भी टफ लगने लगेगा। ये लोग वेरी इजी कैटेगरी में किसको डालता है? जो बोर्ड में है, सिंपल है, डिराइव नहीं है, हजारों बार हर एक क्वेश्चन में, सभी बुक्स में है, तुम्हारा जो हेल्प बुक्स है उसमें भी है। हाँ, इनिशियल 2-4 ऑब्जेक्टिव टाइप का जो एग्जाम्पल्स रहता है उसमें वो क्वेश्चन आता है, तो वेरी इजी हो गया वो। ऐसा थोड़ी होता है। जो टफ है वो टफ क्यों है भाई? क्योंकि तुमको पता नहीं है ना। इफ यू नो द पेन ऑफ इग्नोरेंस, कि तुमको ये चीज़ नहीं पता है, इसका पेन जिस दिन तुमको फील होगा ना, उस दिन तुम एक्चुअली तरक्की का सीढ़ी में चढ़ना चालू कर दिया समझो। समझ गया? और पेन ऑफ इग्नोरेंस, अननोन, मतलब नोन अननोन जब तक तुमको नहीं रहेगा कि ये सब चीज़ जो है ना हमको नहीं पता है, ये जब तक नहीं आएगा ना तुम्हारा अंदर, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। और इसके लिए क्या जरूरी है? सिलेबस को पढ़ो, किसके ऊपर तुम्हारा कैरियर बनने वाला है। ये दिन में 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, सवेरे मत पढ़ो, रात को पढ़ो, ये खाओ वो खाओ, ठीक है, इससे ब्रेन का पावर बढ़ेगा, ये सब चीज़ साइड है, साइड में। सबसे पहले तुमको ये पता होना चाहिए कि भाई इस एग्जामिनेशन को पास करने के लिए मेरा स्कोप क्या है, मेरा सिलेबस क्या है, क्या मैं अभी स्टैंडर्ड 8 में, 9 में, 10 में इस चीज़ को समझ सकता हूँ। कोई टीचर अगर बोलता है ना कि नहीं तुम्हारे लिए ये जो कैलकुलस वाला मामला है, तुम अभी तो इसको 10 में नहीं समझ सकते हो, ठीक है, तुम ये समझ लो वो टीचर ही फालतू है, उसको समझाना ही नहीं आता है, इसलिए वो बोल रहा है। जिसको समझाने का आएगा ना, वो 7 का भी बच्चे को कैलकुलस समझाने का कोशिश करेगा, क्यों कैलकुलस है, ठीक है। और जिसको मतलब खुद को नहीं समझ में आया और पढ़ाने का कोशिश कर रहा, वो ऐसे ही तुम्हारा बड़े बड़े बातें करेगा लेकिन नहीं समझा पाएगा। सो नॉलेज इज़ वेरी सिंपल। द पर्सन हु नोज इट बाय हार्ट, वो तुमको वेरी इजीली, वेरी सिंपल वे में तुमको समझा देगा, ठीक है, बिना कुछ लेना देना करके। और जिसको तुमसे कुछ मिलने वाला है, जिसको पैसा का है चक्कर, है ना, जो जिसके पास टाइम का कम है, वो खाली इधर उधर घुमाएगा, कुछ नहीं करेगा। और ये सब के लिए तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी मत हो। आजकल का सोशल मीडिया है, टाइम का सही यूटिलाइजेशन करो,
हेल्थ को सही रखो, प्राणायाम करो, माइंड को सही रखो, बराबर बराबर, थोड़ा स्ट्रांग बनो। और तुम्हारा ये जो मैं बताया ना कि हमको ये सब चीज़ें नहीं पता है, ठीक है, तुम्हारा मन में एक धधकना चाहिए कि भाई हमको ये सब चीज़ नहीं पता है, हमको कब पता चलेगा, ठीक है। मन में एक खलबली मचना चाहिए कि हमको ये सब चीज़ नहीं पता है, अगर हमको ये नहीं पता रहेगा तो मुझे नहीं होने वाला है, ठीक है। और अभी एंट्रेंस, अभी जो लोग ये जो कोचिंग सेंटर, ये लोग क्या करते हैं, कुछ जगह पे 6 बजे उठा देते हैं बच्चे को, 4:30-5 बजे, ठीक है, उठ जाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, दौड़ के आओ, ठीक है, नाश्ता करो, बैठो पढ़ने के लिए, ठीक है, फिर ग्रुप डिस्कशन, फिर एक छोटा सा टेस्ट। जब तक टेस्ट नहीं लेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला है। टेस्ट जैसे तुम देगा ना, तुमको अपना वेट जो है ना, तुम कौन कितने पानी में हो तुमको तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ मैं इतना मुझे पता है, इतना मुझे नहीं पता है। और उसमें बिल्कुल घबराने का नहीं है। टेस्ट में अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हुआ तो समझो तुम्हारा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ये तुमको पता चल गया। क्योंकि बच्चे लोगों को क्या है, जब पहले तो अपने आप को कंपेयर करता है कि अपना जो सहपाठी है, जो कॉलीग्स है उसके साथ, और ये लोग क्या करता है, जो ऑल इंडिया बेसिस पे कोचिंग चलाता है, ये लोग ऑल इंडिया का रैंक तुम्हारा बताता है कि तुम्हारा ये रैंक है, तो तुमको धक्का लगेगा शुरू शुरू में, अरे 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 मेरा तो रैंक नहीं आया, बोर्ड में तो 95%, 98%, इधर तो मेरा तो एकदम रैंक 100 से भी नीचे हो गया। तो तुमको जिस दिन वो दुख होना चालू हो गया, उस दिन से तुम सोचो कि अपना डेवलपमेंट के सीढ़ी में तुम चलना चालू कर दिया, ठीक है। सो हम लोग और एक वीडियो बनाएंगे बाद में, कौन कौन सा किताब पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज तो मैं खाली इतना ही बोलता हूँ कि एनसीईआरटी का किताब पढ़ो, ठीक है। और फिर इसके लिए इसी वर्मा पार्ट 1 पार्ट 2 अभी से चालू कर सकते हो। केमिस्ट्री के लिए भी अभी एनसीईआरटी इज़ ओके जस्ट फॉर दिस टाइप, है ना। मैथमेटिक्स में भी काफ़ी सारे बुक्स हैं, जो टू स्टार्ट विथ मैथमेटिक्स। कौन सा बुक तुम फॉलो करते हो? सेंगेज का जो बुक्स है, 5 बुक्स आता है, वो बुक्स ले लो। 5 बुक्स का, 5-6 बुक्स का करीब 3,500-4,000 कॉस्टिंग आता है, बट दिस बुक्स आर वेरी गुड फॉर मैथमेटिक्स। और बहुत अच्छा बहुत देर आर वेरी स्मार्ट वे ऑफ डूइंग द मैथमेटिक्स, है ना, उसमें काफ़ी अच्छे ढंग से दिया जाता है, सो दैट यू कैन डू। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस ओलिविया, आई थिंक I have bored you a lot. Olive, Monali, thank you baby, thank you very much. चलो, और कुछ क्वेश्चन? नहीं, नेक्स्ट टाइम